Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and I'm gonna teach you in this video the chapter 1, the living world. It's part 3 of the chapter 1. So we have covered the part 1 and the part 2 in the earlier videos of this particular chapter. So let's see what we did in the part 1. In part 1 we did it's about its introduction, what is the living world, and then we studied about its characteristic features which are present in any living organisms to call it as living. So we did that 5 characteristic features, and then in the second part of this video, second part of this chapter, we did about its like what is the diversity in the living world, and then we studied about its taxonomy क्या होती है, and then we studied about its nomenclature के बाद हमने classification study की, classification की requirement की हुई, हमने उसके बारे में भी study किया, and then taxonomical जो स्टडीज हमने उसमें कंप्लीट करी, उसमें हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक पेंडिंग रह गया था, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि हम इस पार्ट की इस पार्ट में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स सी कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी सीइंग द टॉपिक्स की will be covering in this chapter. That is the first topic. We'll be doing its taxonomical aids. Taxonomical aids क्या होता है और इसकी requirement हमें क्यों पड़ी, and then what is herbarium, कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में क्या होता है कि जो हमारा प्लांट मटेरियल होता है उसको ड्राई करके शीट्स पे प्रेस किया जाता है और उसको हर्बेरियम में प्रिजर्व किया जाता है. एंड इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कितनी तरह के हर्बेरियम्स प्रेजेंट हैं, उसमें कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल डेटा वी विल बी स्टडिंग. एंड देन नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज की बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स में कैसे रखा जाता है चीजों को. देन म्यूजियम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, और जूलॉजिकल पार्क जिसको आप जू के नाम से जानते हैं. तो आई गेस जू तो आप सब लोग विजिट किया ही होगा, सब लोगों ने अपनी लाइफ में वंस एटलीस्ट वन टाइम तो आप सब विजिट कर चुके होंगे जू में. सो उसमें क्या क्या होता है वो हम लोग साइंस की दुनिया से देखेंगे, एंड देन विल बी स्टडिंग अबाउट सम अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि और ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं इनके अलावा. सो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी की टेक्सोनॉमिक एड्स होता क्या है. ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का. तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, इसकी पूरी स्टडी करना कि उसका क्या यूज है, उसका कहाँ पे यूज है और उसका क्या यूज है, तो उसकी स्टडी करना टेक्सोनॉमिक एड्स के अंदर आता है. तो इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं हम कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी हेल्पफुल इन नोइंग द बायोरिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ अवर प्लैनेट, कि हमारी बायोडाइवर्सिटी और बायोरिसोर्सेज की मतलब इसकी हेल्पफुलनेस की, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं ताकि उसको हम यूज कर सके इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज में. सो इस पूरी स्टडी को हम लोग टेक्सोनॉमिक एड्स के अंडर डालते हैं. तो इसके बाद हम लोग ये पूछ रहे हैं, सबसे मतलब मेजर क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आना चाहिए जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज नीड ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स. सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं. अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि अगर ये हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है. दिस स्टडीज रिक्वायर्ड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ लेबोरेटरी एज वेल एज इन फील्ड. सो ये करेक्ट आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट आती है, इसलिए हमें टेक्सोनॉमिक एड्स में जरूरत पड़ी. ठीक है. देन कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके प्रिजर्व करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन स्टडी ऑल्सो इन्वॉल्व्स की गैदरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. सिर्फ हम लोग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व ही नहीं कर रहे, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम लोग सेव भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा फोर्थ मेजर पॉइंट आता है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स
बनाए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, जिससे हम लोग स्पेसिमेंस की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर पाए, ताकि वो हमें टेक्सोनॉमिक एड्स में हेल्प करें, राइट। सो ये सारे की सारे पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि हमें टेक्सोनॉमिक एड्स की जरूरत क्यों पड़ी। द फर्स्ट पॉइंट इज उसकी करेक्ट आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर पाए। सेकेंड इज कलेक्शन बहुत जरूरी है ऑर्गेनिजम्स की, उनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन हमारी उन्हें देख सके, स्टडी कर सके। एंड देन इसकी खाली ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करना ही जरूरी नहीं, उसके साथ उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके डॉक्यूमेंट करके स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। देन कुछ ऐसे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स बनाई गई ताकि स्टोर और प्रिजर्व हम इंफॉर्मेशन को एज वेल एज स्पेसिमेंस को कर सकें, जिसका हम नाम देते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स का। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के टेक्सोनॉमिकल एड्स आते हैं। सो मेजर वन इज हर्बेरियम, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। देन इज वी हैव बोटैनिकल गार्डन्स, जो कि लाइव बोटैनिकल गार्डन्स, जहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। देन वी हैव जूलॉजिकल पार्क्स लाइक जूस, जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है ताकि हम विजिट करके उनको देख सकें, जान सकें उनके बारे में। देन वी हैव अदर म्यूजियम्स एज वेल एज की जिस अलग अलग तरह के म्यूजियम्स प्रेजेंट है नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, जहाँ पे डेटा हम रखते हैं ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट मटेरियल है चाहे वो एनिमल मटेरियल है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हमको प्रिजर्व करके वहाँ पे रखा जाता है। देन वी हैव अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स एज वेल, जैसे कि मोनोग्राफ्स हो गए, फ्लोरास हो गए, कीज हो गए। कीज किस तरह से यूज की जाती हैं ये मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगी आगे। देन मैनुअल्स हो गए। सो ये सारे के सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम, हर्बेरियम का जो प्लूरल है वो क्या है? हर्बेरिया, ठीक है। सिंगुलर इज हर्बेरियम एंड प्लूरल इज हर्बेरिया। सो हर्बेरियम होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर्बेरियम में क्या किया जाता है कि प्लांट स्पेसिमेंस जो होते हैं ना, ठीक है, कोई भी हमें प्लांट मटेरियल दिख गया, हमें हमें अच्छा लगा, ठीक है, हमने उसको कलेक्ट कर लिया, उसको वहां से कलेक्ट करके हमने उसको ड्राई किया, प्रेस किया और प्रिजर्व कर दिया शीट्स पे अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे साइंटिस्ट ने प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद उसको हमने डॉक्यूमेंट करके उसको हमने लाइब्रेरी, जो हर्बेरियम है, एक हर्बेरियम इन सब का स्टोर हाउस है, उसमें वहां पे हमने जाके रख दिया। सो इस पूरे प्रोसेस को हर्बेरियम के अंदर डाला जाता है। जो हर्बेरियम अपने आप में क्या है? एक स्टोर हाउस है इन कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का, जिनको हम ड्राई करके प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट्स पे, राइट। फॉर फॉर व्हाट? किस लिए ऐसा करते हैं? फॉर देयर साइंटिफिक स्टडीज, राइट। देन इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? इसमें हम अरेंजमेंट जो होता है वो भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से किया जाता है। ऐसे नहीं आप कुछ भी कहीं भी करके रख दीजिए, आप कोई भी प्लांट मटेरियल उठाया, उसको डाला, प्रेस किया और कहीं पे भी जाके रख दिया, ऐसा नहीं होता। देयर इज प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ रूल्स जो कि एस्टैब्लिश किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, एंड देन वी हैव टू फॉलो देम। और उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले अरेंजमेंट भी करना पड़ता है शीट्स का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको रखना भी पड़ता है। देन जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी जाती है हर्बेरियम शीट्स के ऊपर, जिसको हम रिपोजिटरी का नाम देते हैं। यू कैन सी रिपोजिटरी फॉर देयर फर्दर फ्यूचर यूज, राइट। तो जो लेबल बनता है साइड पे, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाली हूँ, एक हमारे राइट साइड पे बिल्कुल डाउन साइड पे लेबल बनाया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। सो उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं? जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट करके हमने प्रिजर्व कर लिया, उसको ड्राई करके प्रेस करके हमने शीट पे लगा दिया, तो उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या क्या लिखना जरूरी होना चाहिए? फर्स्ट इज डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, देन उसका इंग्लिश नेम, एंड देन उसका लोकल नेम, बोटैनिकल नेम, एंड देन फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत मैंडेटरी रहती है, ये आपको लिखा होना चाहिए अगर कोई भी ऐसा हर्बेरियम शीट बना रहा है। सो इसके अंदर इवन जो हर्बेरियम शीट्स बनाने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि आप कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन को, फिर उसको आप ड्राई करेंगे इन न्यूज़पेपर शीट्स, फर्स्ट ड्राई करेंगे, देन आपको डिफरेंट शीट्स में उसको ड्राई करना पड़ेगा, फिर उसकी पॉइजनिंग की जाती है। हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी पॉइजनिंग, जो पॉइजनिंग कैसे की जाती है मटेरियल की? यूजिंग 0.1% कोरोसिव सब्लिमेट और एच मर्करी डाइक्लोराइड, राइट।
तो हम यूजिंग या तो हम 0.1% करोसिव सप्लीमेंट यूज करते हैं या फिर हम HgCl2 यूज करते हैं। उसके बाद पॉइजनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उसकी स्टिचिंग की जाती है, देन उसका लेबल किया जाता है, फिर उसको स्टोर हाउस में हर्बेरियम में डिपॉजिट कर दिया जाता है उस शीट को, राइट। और जो शीट है उसका साइज क्या रहता है, जो इंटरनेशनल साइज है हर्बेरियम शीट का वो 41x29 सेंटीमीटर रहता है। और जो साइड पे लेबल लगता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन जिसमें स्पेसिमेन की लिखी जाती है, उसका साइज रहता है 7x12 सेंटीमीटर। तो ये बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश करी है। सो किसी भी हर्बेरियम शीट पे इंटरनेशनल डेटा अगर हम देखते हैं तो उसमें ये सब कुछ फॉलो किया जाता है। और जो फ्रेगमेंट पैकेट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग, लाइक हमने उसका प्लांट मटेरियल कलेक्ट कर लिया, हमारे पास कुछ अलग से कुछ पैकेट्स, अगर कुछ अलग से जैसे सीड्स है या एक्स्ट्रा फ्लावर्स हैं या लूज प्लांट पार्ट्स है, तो उसके फ्रेगमेंट पैकेट्स हम बना के उसको उसमें साथ में रख सकते हैं। सो आप देखिए, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज द हर्बेरियम शीट। जैसे प्लांट मटेरियल को यहाँ पे इसको ड्राई करके प्रेस करके स्टिच कर दिया गया, एंड देन दिस इज द लेबल, दिस इज द लेबल। इसमें लेबल में क्या क्या लिखा जा रहा है, इस लेबल को मैंने जूम करके दिखाया है यहाँ पे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्पेसिमेन with which specimen plant originated, and the name of the family, botanical name of the plant, its local name, locality of collection, date of collection, and then habitat of the plant, field notes, collection number, and name of collector. So ये सारी की सारी लेबलिंग कह लीजिए, डिस्क्रिप्शन कह लीजिए, ये राइट साइड पे एज यू कैन सी ये हर्बेरियम शीट है, इसकी राइट साइड पे एक प्रॉपर साइज में यहाँ पे लेबल किया जाता है, इसकी डिस्क्रिप्शन राइट डाउन की जाती है। सो ये हमारी हर्बेरियम शीट्स हैं, राइट। तो ये जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं, ये इसमें पूरा का पूरा प्लांट भी हो सकता है, उसके कुछ पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, और इनको ड्राई करके माउंट किया जाता है शीट पे। अब आप देखिए, जैसे कि ये फील्ड का डेटा है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, ये काम कर रहे हैं, इन्होंने प्लांट मटेरियल कलेक्ट किया। सो इनिशियल प्रेसिंग ये वहां पे अपनी अब वहां पे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी कर रहे हैं। सो दे आर प्रेसिंग। और वैसे जो हर्बेरियम हमारी शीट है, हर्बेरियम प्रेस है, वो ये एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको इसके अंदर भी हम हर्बेरियम शीट्स को प्रेस कर सकते हैं लैब्स में लेकर आकर। देन यू कैन सी जो हर्बेरियम प्रेस है, इसके कई पार्ट्स रहते हैं। इसके बारे में अगर आप स्टडी करें, सबसे नीचे होता है एक बॉटम पार्ट जो वुडन होता है, इसके अंदर आप पेपर टॉवल, एक कार्डबोर्ड रखा जाता है, देन कार्डबोर्ड के ऊपर आप प्लांट कटिंग्स को रख सकते हैं, इन बिटवीन प्लांट कटिंग्स आप पेपर टॉवल रखते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक प्लांट मटेरियल की शीट्स नहीं रख देनी है आपको, उनके बीच में भी सेपरेट आउट करना, एक पेपर टॉवल रखना है। देन उसके बाद आप प्लांट मटेरियल रखने के बाद उसके ऊपर फिर से एक पेपर टॉवल रख के उसके फर्दर ऊपर कार्डबोर्ड रखेंगे, एंड देन कार्डबोर्ड के ऊपर आप प्रेस उसका टॉप बटन रख के उसके बाद उसको स्क्रू डाउन कर देंगे, बोल्ट कर देंगे। सो ये सारी प्रेस हो जाएंगी और उसके बाद आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ये आप देखिए कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शीट्स को प्रिजर्व किया गया है। इस पूरी कलेक्शन को हम हर्बेरियम का नाम देते हैं, राइट। सो हमारे पास हर्बेरियम्स की दो टाइप्स हैं, मतलब अगर हम बात करें, मेजर हर्बेरियम्स होते हैं, कुछ रीजनल लोकल हर्बेरियम्स भी होते हैं। और मेजर में जैसे हम नेशनल हर्बेरियम्स की बात कर देते हैं कि जो बहुत बड़े हैं, जिनमें डेटा बहुत ज्यादा रखा गया है। माइनर हर्बेरियम्स जैसे कि आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं आपके कॉलेजेस में, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे आपके वहां पे भी कलेक्शन की जाती है हर्बेरियम्स की, हर्बेरिया बनाया जाता है, बट उनका नंबर जो है, उनके अंदर हर्बेरियम शीट्स का नंबर वो थोड़ा सा कम रहता है। सो वो इसीलिए उनको माइनर का नाम दिया गया है। और अब मैं आपको इनके यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल और नेशनल हर्बेरियम्स के बारे में बता रही हूँ। सो जो कुछ नेशनल हर्बेरियम्स हमारे की बहुत फेमस हैं, जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कैलकाटा में है, और इसकी बहुत पुराना है, ये 1793 में इसकी फाउंडिंग की गई थी। और इसके अंदर अभी तक प्रेजेंट डेट में आप देख सकते हैं कि कितनी शीट्स है, 25 lakh sheets is
available till now. And then you can see Indian Council for Forest Research Institute देहरादून में है, वहाँ पे आप इसके पास की approximately 3 lakh sheets present हैं. Then you can see कि Botanical Survey of India Northern Circle देहरादून में ही जो आता है उसमें 60,000 sheets हैं. And then you can see some of the international अगर आप herbariums की बात करें, Royal Botanical Garden है जो सबसे बड़ा herbarium है, जो क्यू में present है लंदन में. इसमें अभी तक presently 6.5 million herbarium sheets present है. So you can see some of the international herbariums as well as some national herbariums over there, जिनकी आपने place study करनी है कि कहाँ पे present है, and then उसके अंदर कितनी herbarium sheets रखी गई हैं. So you can go through this data and try to remember this. So these are very important according to your questions point of view. So these are very important questions. They can come in your exams, from your exams point of view. Then second taxonomical aids हम जो study करने वाले हैं वो है botanical garden. So अभी तक हमने क्या किया, हर्बेरियम की वहां पे आप सिंपल प्लांट मटेरियल कलेक्ट करके उसको शीट्स पे आप ड्राई करके प्रेस करके माउंट कर देते हैं और लेबलिंग कर देते हैं. देन इज बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ के ऊपर आप प्लांट मटेरियल, आपको लिविंग प्लांट मटेरियल नहीं दिखता, प्लांट्स पूरे पूरे लिविंग प्लांट्स दिखते हैं जिनको ग्रो किया जाता है फॉर देयर साइंटिफिक स्टडीज और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हर एक प्लांट जो होता है इसमें वेल लेबल्ड होता है उसकी, ताकि हम बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में उसकी आगे एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है. सो botanical gardens क्या होते हैं, they are specialized gardens where living plants are grown for scientific studies or reference, और each plant is well labeled indicating its botanical or scientific name. पहली चीज क्या लिखी जाती है, उसका botanical name, और दूसरी चीज उसकी family, जो कि mandatory है वहां पे लिखना. देन कुछ हमारे फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन स्टडी. हमारा इंग्लैंड में जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो बहुत ही बड़ा है जो क्यू में प्रेजेंट है. एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन हौरा इंडिया में है. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है. सो दीज आर सम ऑफ द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया एज वेल एज outside India. So you can see the above picture. In this first picture you can see this is the Royal Botanical Garden, Kew, United Kingdom. This is the one of the largest botanical garden present all over the world. As you can see, it's a massive picture. It's so big in like there. And this is this Indian Botanical Garden. यहाँ पे क्या है, ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन है. ये मैंने पिक्चर इसलिए डाली है, ये एक फाइकस बेंगालेंसिस. फाइकस बेंगालेंसिस कौन सा इसका कॉमन नेम है, बनियन ट्री. सो जो ये बनियन ट्री है इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है. फॉर व्हाट, फॉर क्या, इसकी ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, इसकी जो कैनोपी है वो बहुत ही मैसिव है जो कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है. सो इसकी जो है ये वाली पर्टिकुलर ट्री की जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है. सो फॉर इट्स मैसिव कैनोपी व्हिच कवर्स द ग्रेटेस्ट एरिया. So you can see this is the botanical garden. कैसे आप देखिए साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं बोटेनिकल गार्डन में, ऐसे लाइव प्लांट मटेरियल्स ग्रो किए जाते हैं फॉर द साइंटिफिक स्टडी. एज यू कैन सी हर प्लांट मटेरियल के आगे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, उसके बाद उसके साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है, उसकी फैमिली के बारे में लिखा जाता है कि वो प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और उसकी लोकेशन भी लिखी जाती है. राइट. सो वी डिड 2 taxonomical aids. सबसे पहले हमने herbarium किया, then we did the botanical garden. Now the third taxonomical aids what we are doing is museums. Museums क्या होते हैं, museums भी आप सबने देखी होंगी, ये भी educational purposes के लिए सेटअप किए गए हैं for primary, for institutions such as schools and colleges. I hope आप सब म्यूजियम किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में विजिट किया होगा. सो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी बहुत तरह के म्यूजियम्स हैं हमारे पास. अगर हम लोग बात करें तो कलेक्शन होती है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स की, फॉर स्टडी पर्पसेस के लिए यूज होते हैं और उसके साथ साथ उसकी रेफरेंस पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं. देन जो इसमें भी स्पेसिमेंट्स जो होते हैं ये प्रिजर्व किए जाते हैं इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस. एक प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस हो गया फॉर्मलिन टाइप की, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस आर अवेलेबल. सो उसके अंदर स्पेसिमेंट्स को लाइक
बॉटल्स, जार्स, कंटेनर्स, उसके अंदर स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है म्यूजियम्स के अंदर, ताकि कोई भी आके उसकी स्टडी कर सके और उसको एज अ रेफरेंस पर्पस के लिए यूज कर सके। तो ड्राई स्पेसिमेंस भी रखे जाते हैं यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के, राइट। इंसेक्ट्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में उनको कलेक्ट करके, उनको किल करके, उनको पिन किया जाता है वहां पे और उनको प्रिजर्व किया जाता है। बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स और एनिमल मैमल्स जो हैं, यूजुअली उनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, और कुछ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर देयर साइंटिफिक स्टडी पर्पसेस। देन इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर स्पेसिमेंस के साथ लेबल्स रखे जाते हैं, उनके साथ उन पूरे स्पेसिमेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो अगर हम बात करें तो ये भी इसी तरह से है कि सब जगह पे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, स्टडी के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए हैं, और उनमें म्यूजियम भी एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जो एजुकेशनल पर्पसेस में बहुत काम आता है। और इसमें भी क्या किया जाता है कि जो स्पेसिमेंस है उनको प्रिजर्व किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वेज से, और उनकी डिस्क्रिप्शन हमेशा उनके साथ दी जाती है फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसिमेंस की, ताकि उनको स्टडी करना इजी रहे। सो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि दिल्ली में है। सो यू कैन लर्न दिस एग्जांपल। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे आप देखिए कि प्लांट, सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ड्राई मटेरियल कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, कैसे प्रिजर्व किया गया है, और उसको ओपन किया गया है, ओपन किया गया है ताकि लोग आके विजिट करके इसको स्टडी कर सके। उसके बाद आप देखिए ये जो बिग एनिमल्स और बर्ड्स हैं, इनको स्टफ करके प्रिजर्व किया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, इनके स्केलेटन्स को भी रखा जाता है। सो यू कैन सी कि आप सबके बारे में यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। देन हमारे पास फोर्थ जो टेक्सोनॉमिकल एड आता है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स जिसको हम कॉमनली जूस के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि आप सब लोग जू तो विजिट करा ही होगा कभी ना कभी आप लोगों ने अपनी लाइफ में। सो इट्स वेरी कॉमन हम जू जाना। तो वहां पे आप लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं और उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश की जाती है, नेचुरल फूड हैबिट्स भी और उनका हैबिटेट भी देने की कोशिश, कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। सो आप देखिए कि इनको जूस कहा जाता है। ये बहुत ऐसी स्पेशलाइज्ड प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर। फॉर एग्जांपल नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, छतबीर जू हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में भी है। सो यू कैन सी देयर आर सो मेनी जूस enable us to learn about their, हमें इनकी फूड हैबिट्स के बारे में पता लगता है, उनके बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क से। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर आ गया कि जूलॉजिकल पार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि दैट टेल्स अस, helps us to learn about their food habits as well as their behavior. Then जो सारे के सारे एनिमल्स जूस में होते हैं उनको सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है जो उनके नेचुरल हैबिटेट की कंडीशंस होती हैं। सो ये हो गया हमारा फोर्थ टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे टाइगर्स हैं, आप कैसे ये डियर्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, पीकॉक्स हैं। सो आप कैसे देखिए कि इनको नेचुरल हैबिटेट इनका दिया जा रहा है ताकि इनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी ना आए, बट हम इनके बारे में स्टडी भी इजिली कर सकें, और इनको लोकल कॉमन पीपल के लिए ओपन भी किया जाता है, वो आके विजिट करें, उनको देखें, उनको स्टडी करें, राइट। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड आता है KEY की। So, ये एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम लोग किस लिए कैसे यूज करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, सो ये एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जो हम लोग इसलिए बनाया गया है ताकि हम प्लांट्स और एनिमल्स की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो दिस इज द डिवाइस यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग अननोन ऑर्गेनिजम्स। सो दे आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, कि इनका बेस क्या है, कैसे बनाया गया है कि इसको, कि जो है एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस है, जनरली पेयर में चलता है ये, जिसको हम कपलेट का नाम देते हैं। जैसे दो अपोजिट ऑप्शंस दी जाती हैं जिसमें से आपको चॉइस देखनी है कि वो कहाँ पे, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दो ऑप्शंस में से उसके ऊपर कौन सी फिट बैठती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक को
दूसरी वाली को हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो हर स्टेटमेंट हमें एक लीड देती है जिससे हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते जाते हैं और उससे हम लोग प्लांट्स को या एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज रिक्वायर्ड होती हैं हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, सच एज फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीशीज के लिए, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज, ठीक है, अगर कोई भी लीफ है उसकी स्मूथ आउटलाइन है, आपने कोई लीफ, आपके पास एक लीफ आ गया, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा, इसका नाम क्या हो सकता है, ये कौन सा लीफ होगा। सो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है कि लीफ विद स्मूथ आउटलाइन। अगर उसकी जो आउटलाइन है वो स्मूथ है तो हम क्या कहेंगे, इसमें आप देखिए, अगर वो प्लांट, अगर कोई लीफ है जो अगर उसकी स्मूथ आउटलाइन है, ठीक है, तो आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे। ये कपलेट्स में है, फर्स्ट का ए और बी पार्ट है, सबके ऐसे 2 का ए बी है, 3 का ए बी पार्ट है, 4th का ए बी पार्ट है, 5th का ए बी पार्ट है। सो हमें एक लीड मिल गई। अगर उसकी स्मूथ आउटलाइन है तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बट ठीक है, सो लेट्स सी, अगर उसकी जैक्ड आउटलाइन है तो आप उसकी ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। तो आपने देख लिया कि आपका प्लांट मटेरियल जो है, लीफ मटेरियल है, उसकी कौन सी आउटलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड लीफ पे मूव करेंगे। अगर तो लीफ जो है उसकी लेंथ सेम है एज विड्थ, विड्थ के साथ लेंथ मैच कर रही है, तो उसका प्लांट का नाम है, उसका नाम है साइडोनिया, राइट। अगर उसकी लीफ की ट्वाइस है लेंथ एज विड्थ से, लेंथ जो है वो ट्वाइस है, तो उसका नाम है मैग्नोलिया, राइट। अगर आपको इनमें से भी कोई ऑप्शन समझ में, अब जैसे सेकंड वाले में हमने आया स्मूथ आउटलाइन है और अगर उसकी लेंथ सिमिलर है विड्थ से तो सिडोनिया है, साइडोनिया है। अगर स्मूथ आउटलाइन के साथ लेंथ ज्यादा है विड्थ से तो मैग्नोलिया है। बट अगर उसकी जैक्ड आउटलाइन है, हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है, लीफ डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अगर वो दो से ज्यादा पार्ट्स में डिस्टिंक्ट है तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। बट अगर वो नहीं, those parts like don't divided into more than 2 distinct parts, तब हम फिफ्थ ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमारे पास फिर से 2 लीड्स आ गई हैं, बट अब हम कह रहे हैं कि लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में हम फर्स्ट पार्ट क्या देख रहे हैं, लीफ अगर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो वो एस्कुलस है, अगर वो 10 या 10 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है तो वो फ्रेक्सिनस है, ठीक है। बट हमने एक और ऑप्शन देखी थी कि अगर लीफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड नहीं है तो हम फिफ्थ ऑप्शन पे जाएंगे। फिफ्थ में क्या बता रहे हैं कि लीफ विद पॉइंटेड स्पाइन्स है एज के साथ साथ, तो आइलेक्स है। अगर लीफ विद राउंडेड लोब्स अलोंग इट्स एज है तो वो क्वर्कस है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक ये डेटा पूरा दिया जाता है, जो इसके अकॉर्डिंग आप अपना मटेरियल देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, लीड आपको मिलती चली जाएगी, आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते चले जाएंगे। अब जैसे इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप देखिए नीचे आपको एक एग्जांपल बना के दी गई है, आपको दे दिया लीफ जो है, लीफ के पास फर्स्ट ए बी ऐसे से आपको ऑप्शन दे दी है कि आपको ट्री का नाम बताना है। तो उसमें ए और बी 2 बताए गए। आपको फर्स्ट वाले में क्या बताया गया कि जो हमारा लीफ है उसमें फर्स्ट ए ऑप्शन सही बैठती है और 2 ए ऑप्शन सही बैठती है, तो आपने उसका नाम बताना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट ए, लीफ विद स्मूथ आउटलाइन, ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन उसमें सही बैठ रही है। तो उसमें क्या बता रहा था कि लीफ विद स्मूथ आउटलाइन, गो टू ऑप्शन 2। तो 2 के हम चले जाएंगे ए और बी में। अगर लीफ अबाउट द सेम लेंथ एज वाइट, तो हमारे पास 2 की ए ऑप्शन सही बैठती है, तो मतलब 2 ए अगर सही बैठ रही है तो इसकी ऑप्शन क्या है, साइडोनिया। सो हमारे प्लांट का नाम क्या आ गया, साइडोनिया। सो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। सो लेट्स सी, wait, clear all drawings and then let's move to the next slide. अब देखिए इसमें डाइकोटोमस की फॉर लीव्स इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, एक अनदर एग्जांपल आ गई कि इसमें भी आप देख लीजिए 7 ऑप्शंस दी गई हैं, सब कपलेट्स की फॉर्म में ए बी। आप एक एक लीड आपको मिलती चली जाएगी, जैसा आपके पास लीफ मटेरियल आएगा उसके हिसाब से आप ऑप्शन बाय ऑप्शन स्टडी कीजिए और उसके बाद आप प्लांट मटेरियल का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग अ की। So you can also easily identify a plant name using plant or animal name because there are different keys for different organisms. So आप उसको study कर सकते हैं and then उसको identify कर सकते हैं. So next is कि अब हमने इतने सारे
टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब हमारे पास कुछ ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स बच गए हैं जिनको रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लोराज हो गए, मैनुअल्स हो गए, मोनोग्राफ्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस हैं। ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। सो इसका फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब हो गया कि इट्स एन एक्चुअल अकाउंट हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लांट लाइफ की हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल डिटेल डिस्क्रिप्शन रखना, occurring in a particular region, generally the naturally occurring or indigenous native plant life. So floras जो हैं वो plants की habitat और distribution के accounts को रखने को हम बोल रहे हैं। तो वो जो प्लांट लाइफ है उसका पूरा का पूरा इंडिजिनस और नेटिव प्लांट लाइफ का पूरा डेटा टाइम, पर्टिकुलर रीजन और टाइम के हिसाब से कलेक्ट करना और उसकी हैबिटेट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करके उसका डिटेल्ड अकाउंट रखना, ये हम फ्लोरा का नाम देते हैं इसको। अब ये सिर्फ प्लांट लाइफ के बारे में है। उसके बाद हम मैनुअल्स की बात करें। मैनुअल्स क्या होते हैं? इसमें लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन दी जाती है प्लांट स्पीशीज की जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। दिस इज नॉट नेसेसरीली एग्जॉस्टिव बट इट इज यूजुअली यूजर डिफाइंड। जो भी इसको यूज करता है उसके लिए फायदा करता है। सो आइडेंटिफाई, रिकॉर्डेड, डिस्क्रिप्शन करने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लिस्टिंग होती है और डिस्क्रिप्शन होती है प्लांट स्पीशीज की। देन इज हमारे पास अनदर टेक्सोनॉमिकल एड आता है मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स में क्या होता है कि सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक ग्रुप की, एक पूरे टेक्सोन की पूरी स्टडी करना, ठीक है, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करना मोनोग्राफ्स का नाम देता है। And then we have fourth taxonomical aid, that is catalog. This is also simply a listing of all species organized alphabetically. Catalog का क्या मतलब है कि सारी की सारी जितनी species present है उसको alphabetically organize करके रखना, वो catalog के अंदर आता है। So let's see their differences. You can see floras क्या होते हैं? Plants found in a specific area. जो एक particular area में present plants हैं वो, जैसे उसका habitat क्या है, वो floras में रखे जाते हैं। Manuals क्या होते हैं? In an area there are many plants. किसी भी एरिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। मैनुअल डिस्क्राइब्स ईच एंड एवरी प्लांट देयर। सो मैनुअल सारे के सारे प्लांट्स को डिस्क्राइब करता है उस पर्टिकुलर एरिया में। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्सोन के ऊपर इंफॉर्मेशन रखना। और कैटलॉग्स क्या होते हैं? ऑल द काइंड्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जितनी की जितनी स्पीशीज उस ए पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज करना। सो ये सब हो गया टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो हमने सारे के सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा हर्बेरियम, देन वी स्टडीड बोटेनिकल गार्डन, देन म्यूजियम, देन ज़ूलॉजिकल पार्क्स, देन वी स्टडीड फ्लोरा, कीज के बारे में स्टडी किया, ठीक है, फ्लोरास, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। तो ये सारे के सारे हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स स्टडी कर लिए। सो इन पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिकल एड्स की डेफिनेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ इनका डेटा क्या है, इनके नाम क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल जो नेमिंग है विद देयर डेटा। सो उसके बाद इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ईच टेक्सोनॉमिकल एड की इम्पोर्टेंस क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट points you should remember according to your exam point of view. So now this is some of the, this whole covers the chapter 1 of the unit 1, the living world. बट अब इसके बाद मैं कुछ ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिसको आप रख के स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में बन सकते हैं, इवन ये MCQs की फॉर्म में भी आते हैं। सो यू कैन जस्ट लेट्स गो थ्रू देम one, so you can note it down and remember them. So first of all, father of biology or zoology is Aristotle. Father of botany is Theophrastus. So ये scientists जो हैं, ये researchers हैं, इनको ये नाम आपको पता होने चाहिए. Then father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Then father of Indian botany is Dr. William Roxburgh. आज तक हमें 5 to 30 मिलियन स्पीशीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एस्टिमेट की गई है कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, बट उनमें से अभी हम सिर्फ साइंटिफिकली हमें 1.7 मिलियन के बारे में ही डिस्क्राइब कर सके हैं टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी अदर स्पीशीज पेंडिंग टू बी डिस्क्राइब्ड। सो रीजन फॉर लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी, जो हम पहले भी स्टडी कर सकते हैं कि अडेप्टेशन हुई होगी ऑर्गेनिजम्स की टू डिफरेंट हैबिटेट्स, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो सकती है या जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस।
Then what is phylogeny? This is important question. Evolutionary history of organism is termed as phylogeny. And what is ontogeny? History of organisms is called as ontogeny. So these are some of the important questions, phylogeny and ontogeny. Then is trinomial nomenclature. क्या होता है? हमने पढ़ा binomial nomenclature जो कि साइंटिस्ट ने हमें दिया था, लीनियस ने, सर कैरोलस लीनियस ने. अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी एक था जिसको प्रपोज किया था लेमार्क ने, जिसमें उसने सब स्पीशीज वर्ड ऐड कर दिया एनिमल्स के केस में और वेराइटी वर्ड ऐड कर दिया प्लांट्स के केस में. सो स्पीशीज के बाद थर्ड चीज आती थी हमारी सब स्पीशीज इन केस ऑफ एनिमल्स, और वेराइटी आती थी प्लांट्स के केसेस में. जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, प्लांट का नाम है ब्रासिका ओलिरेसिया, वेराइटी VAR कैपिटेटा. सो इसका नाम है कैबेज. सो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज और ये हो गया सब स्पीशीज. ठीक है, जबकि हम इसको वेराइटी का नाम दे रहे हैं क्योंकि ये प्लांट है. देन इज अकेशिया नाइलोटिका वेराइटी इंडिका. सो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज, ये होगी इसकी वेराइटी, जिसको हम इंडियन बाबुल के नाम पे, बबूल के नाम से भी जानते हैं. देन इज कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, जो इंडियन और हाउस क्रो आप देखते हैं उसको उसने नाम दिया, उसका नाम है साइंटिफिक नेम कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस. दिस इज जीनस, दिस इज स्पीशीज, दिस इज सब स्पीशीज. देन गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला का नाम क्या है? Genus is gorilla, subspecies is gorilla, and then subspecies is also gorilla. So this is the trinomial, three naming system of nomenclature is termed as trinomial nomenclature. Then you can see the according to ICVN name of different taxa जो हैं वो standard suffixes से मतलब end होते हैं. जैसे आप डिवीजन की बात देखिए, डिवीजन में हर किसी के बाद फाइटा लगा होगा. देन क्लास में फाइसी और ऑप्सिडा या फिर AE लगा होगा. देन ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर है उसमें एल्स लगा होगा. फैमिली में AC लगा होगा. टाइप में EAE लगा होगा. सो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज सफिक्सेस हमारे LCVN ने दिए हैं जो कि हर टेक्सॉन के साथ एंड होते हैं. स्पेसिफिक टेक्सॉन के साथ स्पेसिफिक सफिक्सेस दिए गए. So you can go through them. It's easy to learn like taxons. Then animal kingdom के केस में अगर हम बात करें तो फैमिली में ID लगा होगा और ट्राइब में INI लगा होगा. So ट्राइब एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है जो सब फैमिली और जीनस के बीच में आती है. ठीक है, thank you. So this is all about this chapter and it's some important information. So I hope you are clear with this topic as well. So if you have any doubts, if you have any queries, kindly message me in the comment box. I'll get back to you as soon as possible. And if you like my video, kindly press the like button and subscribe my channel so I can like bring back some more videos of this your +1 class. So in the next video we'll be doing the chapter 3 of the of this particular class, your +1 class. So we'll be doing another chapter in the next video. So stay tuned. Thank you.